हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और नया टॉपिक का नाम है हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। शुरुआत करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द सबसे पहले 1956 में, कब 1956 में हमारे MIT के जो जॉन मैकॉर्थी थे इनके द्वारा दिया गया था। ये जो शब्द था कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द, ये हमारे 1956 में MIT के कौन थे, जॉन मैकॉर्थी, इसके द्वारा ये शब्द दिया गया था। MIT की बात करते हैं, MIT का मतलब है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो हमारी USA का एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे जॉन मैकॉर्थी साहब थे, ये जॉन मैकॉर्थी अमेरिका के रहने वाले कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और संज्ञानात्मक विज्ञान मतलब कॉग्निटिव साइंस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो हमने ये देखा जॉन मैकॉर्थी क्या थे, हमारे कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर विज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान मतलब कॉग्निटिव साइंस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटर और मशीनों में तो कंप्यूटर या फिर मशीनों में मानव तुल्य बुद्धिमत्ता विकसित करने से संबंधित है। तो इसमें किससे संबंधित है, मानव तुल्य बुद्धिमत्ता विकसित करने से संबंधित है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हमारा बनावटी, एक कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ क्या है, बनावटी या फिर कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। देखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों के द्वारा, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, मशीनों के द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का अनुकरण है। जैसे मानव की जैसे जैसे बुद्धिमत्ता प्रक्रिया करता है उसका अनुकरण करना हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। और ये सब को किसके द्वारा किया जाएगा, मशीनों के द्वारा। किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे मानव सीखता है, लर्निंग करता है, उसी प्रकार मशीनें भी लर्निंग करती है, सीखती है। बिग डेटा मतलब सूचनाओं से जितने भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है मशीनों को, और जो बिग डेटा होता है उनसे मशीनें क्या करती है, सीखती है। फिर विश्लेषण मतलब एनालिसिस, और फिर हमारे रीजनिंग मतलब तर्कशीलता, ये दोनों चीज़ें मशीनों के द्वारा की जाती है। किसके आधार पे, डिसीजन पावर मतलब निर्णय और विकल्प और समाधान, इनके आधार पे मशीनें क्या करती है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करती है, साथ ही साथ रीजनिंग मतलब तर्कशीलता दिखाती है। फिर सेल्फ करेक्शन की बात करें, आत्म सुधार, तो फीडबैक और सीखने के आधार पे जो मशीनें हैं क्या करती है, सेल्फ करेक्शन मतलब आत्म सुधार करती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, मशीनों के द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का अनुकरण होता है, जैसे कि हमारा सीखना, विश्लेषण, तर्कशीलता और आत्म सुधार। अब देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, मशीनों को संज्ञानात्मक कार्य जो कॉग्निटिव टास्क है ये करने में सक्षम बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या करती है, मशीनों को संज्ञानात्मक कार्य होते हैं या कॉग्निटिव टास्क होते हैं उनको करने में सक्षम बनाती है। जैसे कि हमारे सोचना मतलब थिंकिंग, बोध या समझना मतलब परसीविंग, हमारे लर्निंग मतलब सीखना, समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग। तो हमारे ये कुछ संज्ञानात्मक कार्य है, कॉग्निटिव टास्क है, उनको करने में सक्षम बनाता है कौन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बात करें हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तविक जीवन के उदाहरण कौन कौन से मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के। पहले इस चित्र को दिखा देते हैं आपको। ये चित्र क्या कहना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब एक मशीन है, मशीन के द्वारा मानव की जो संक्रियाएं होती है, सोचना, समझना, सीखना, इस तरह की संक्रियाएं मशीन के द्वारा की जाती है। इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, एक तो हमारी होती है मशीन लर्निंग, एक तो हमारी क्या होती है मशीन लर्निंग, जिसमें क्या होता है जो हमारा डीप लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, इन दोनों को शामिल किया जाता है। फिर स्पीच की बात करें तो टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब लिखे हुए को बोलना और बोले हुए को लिखना, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। विजन मतलब इसमें कैमरा लगा होता है, जो मशीन विजन और इमेज रिकॉग्निशन, ये दोनों शामिल होता है। फिर हमारे जो NLP मतलब जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है हमारी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन और डेटा एक्सट्रैक्शन ये सब करते हैं। एक्सपर्ट एंड सिस्टम प्लानिंग, ऑप्टिमिज्म और रोबोटिक्स, इस तरह हम देखें तो बहुत सारे सेक्टर है जहाँ से हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये क्या है, चीज़ों को ग्रहण करने का कार्य करती है। जैसे हमारा मशीन लर्निंग, स्पीच,
विजन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारे एक्सपर्ट्स एनालाइसिस सिस्टम्स, रोबोटिक्स, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सब चीज़ें जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को पुख्ता करने का काम करती है, मतलब मजबूत बनाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसके वास्तविक जीवन के कौन कौन से उदाहरण हैं। देखें, पहला आता है हमारा वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे हमारी सीरी आती है, एलेक्सा आता है। सीरी तो हमारी जैसे हमारे गूगल वो एप्पल होता है, एप्पल के फ़ोन के अंदर आईफोन होते हैं, उनके अंदर सीरी असिस्टेंस होता है। जो वर्चुअल असिस्टेंस कौन होता है हमारा सीरी। और हमारा जो अमेजन होता है, तो अमेजन के अंदर कौन होता है हमारा एलेक्सा। अमेजन के अंदर वर्चुअल असिस्टेंस कौन होता है एलेक्सा। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन है, जैसे हमारे चेहरे की पहचान के द्वारा मोबाइल के लॉक खुल जाते हैं, चेहरे की फेशियल रिकॉग्निशन। स्पैम डिटेक्टर है, हमारे चैटबॉट्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, सटीक अनुवादक वाले जो सॉफ्टवेयर है, जो एक्यूरेट ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। गेमिंग है। तो इस तरह हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से प्रभावित है, तो ये चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, या फिर एप्लीकेशंस जिसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कृषि के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग, मतलब इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि में क्या है, सहायता मतलब असिस्टेंस के लिए और सलाह के लिए मतलब एडवाइस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सोविंग मतलब बुवाई के लिए, पेस्ट कंट्रोल मतलब कीट नियंत्रण के लिए, सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए, सॉइल मतलब मृदा, और जो हमारे हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इन क्षेत्रों में हमारे कृषि में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा सकता है। फिर आता औद्योगिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो निर्माण और उत्पादन में स्वचालन के लिए, क्या निर्माण और उत्पादन में स्वचालन मतलब ऑटोमेशन में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। जोखिम भरे कार्यों, खतरनाक वातावरण में, क्या जोखिम भरे कार्यों या फिर हमारे खतरनाक वातावरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो रोबोट है, जैसे हमारे खनन, सफाई, इन कार्यों के लिए किया जा सकता है। चैटबॉट्स में हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग की बात करें, इन हेल्थ केयर या मेडिकल सेक्टर की बात करें तो तेज, सस्ते और अधिक सटीक निदान के लिए, क्या तेज, सस्ते और अधिक सटीक निदान उपकरण जो क्या होंगे, फास्टर, चीपर और मोर एक्यूरेट जो डायग्नोस्टिक टूल्स है, उनके अंदर किया जा सकता है। मेडिकल के अंदर सर्जरी वाले जो रोबोट होते हैं, उनके अंदर किया जा सकता है। कंपेनियन रोबोट, रिहेबिलिटेशन रोबोट, फार्मेसी ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों के अंदर हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग है एजुकेशन सेक्टर में। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब भाषा अनुवादक के रूप में, स्वचालित ग्रेडिंग में मतलब ऑटोमेटिक ग्रेडिंग में, प्रशिक्षक या इंस्ट्रक्टर के रूप में भी हमारे ये चीज़ काम आ सकती है। फिर बात करें मैं साइबर सुरक्षा में, साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग या साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो क्या करती है, स्पैम छाटती है। तो कई बार क्या है, जो हमारे बहुत सारे ईमेल आते हैं, कम से कम हमारे लाखों ईमेल आते हैं, लेकिन जीमेल क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्या है, तो स्पैम होते हैं उनको छांट देता है, और हमारी जो गूगल जीमेल की जो इनबॉक्स है, उसमें से उनको छांट के अलग कर देता है। फिर चेहरे की पहचान मतलब फेशियल रिकॉग्निशन, स्मार्ट सीमा निगरानी मतलब स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस, ये तीनों चीज़ें हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। फिर मानव जीवन के उन्नयन में, क्या मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो किस तरह काम आ सकती है, मतलब इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में कैसे काम आती है। जैसे स्मार्ट सिटी में हमारे यातायात कंट्रोल मतलब ट्रैफिक कंट्रोल में, प्रकाश व्यवस्था, लाइटनिंग, रख रखाव, इन सब चीज़ों के अंदर हमारे काम आती है। आवासीय सहायक मतलब वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे हमारे सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंस, ये सब चीज़ें काम आती है। सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे हमारे उबर की आई थी, वैसे ही लेन असिस्टेंस है। गेमिंग में बोट्स आते हैं, गेमिंग बोट्स, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे मानव जीवन को उन्नत बनाने में काम आती है। फिर बात करें एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में ऊर्जा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग की बात करें इन एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी की बात करें तो आवश्यकता और उपयोग में सहायता, ऊर्जा की बात करें तो एनर्जी मतलब आवश्यकता और उपयोग में सहायता के लिए। फिर अंतरिक्ष में बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की बात करें अंतरिक्ष में, इन स्पेस,
तो अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारे ये काम आ सकता है। अब बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग आती है और काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन को बेहतर भी बना सकती है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चिंताएं और चुनौतियां भी साथ के साथ आती है। कंसर्न और चैलेंजेस की बात करें, पहली चीज़ आती है कंप्यूटेशनल समस्या, मतलब अत्यधिक डेटा और कंप्यूटेशन क्षमता की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, डेटा से ही जो हमारा जो सिस्टम है, मशीन वो सीखती है, इसलिए अत्यधिक डेटा और कंप्यूटेशन क्षमता की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों में छटनी होती है, मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं। सुरक्षा चुनौती, मतलब गलत हाथों में आ जाए ये वाली जो टेक्नोलॉजी, तो यह क्या है, विनाशकारी हो सकती है। फिर विश्वसनीयता पे संदेह है, मतलब इसके जो द्वारा किया गया काम है उसकी विश्वसनीयता पर संदेह कि मतलब ये निष्पक्ष हो या फिर यह हम पे हावी भी हो सकती है। फिर नैतिक मुद्दा तो रहता है मानव और मशीन का, दोनों में से किसे चुना जाए, तो मानव को ही चुना जाएगा, मशीन को नहीं। तो नैतिक मुद्दा हमेशा बना रहता है। और ये विश्व में तकनीकी असमानता का कारण बन सकती है, मतलब कुछ देश जैसे हमारे चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया, तो इस तरह कुछ देशों के पास ये टेक्नोलॉजी होने से विश्व में क्या है, कुछ देश तो काफ़ी आगे और कुछ देश बहुत पीछे, इससे हमारी तकनीकी असमानता बढ़ सकती है। अब बात करें भारत की, तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। भारत की चुनौती के बारे में बात करें तो पहली चुनौती आती है कमज़ोर बुनियादी ढांचा, मतलब हमारे पास डेटा भी इतना नहीं है, नेटवर्क भी अच्छा नहीं है और मशीनें भी इतनी बढ़िया नहीं है। तीनों ही चीज़ों में हमारी दिक्कतें हैं, क्या क्या, डेटा में, नेटवर्क में और मशीन में, तीनों में। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति और विशेषज्ञों का अभाव है। भारत में क्या, कुशल श्रम शक्ति और विशेषज्ञों का अभाव है। फिर उच्च संसाधन लागत है, भारत में क्या, उच्च संसाधन लागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान की भी कमी है। भारत में क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान की कमी है। डेटा परिस्थिति तंत्रों का पूर्णतः विकास नहीं हो पाना, क्या, डेटा पारिस्थितिकी जो तंत्र है उनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जागरूकता की कमी, हमारे लगभग 90% से ज़्यादा लोगों को तो इस शब्द के बारे में पता भी नहीं है कि ये शब्द क्या है। फिर व्यावसायिक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने के प्रति अरुचि रहती है। जो हमारी प्रोफेशनल जो व्यावसायिक प्रक्रिया होती है, लोग उसमें बचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को काम में लेने से। गोपनीयता तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे तो रहते ही हैं, कि गोपनीयता तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, और फिर आते हमारे नैतिक मुद्दे, जो इथिकल इश्यूज़ है वो भी इसके अंदर आते हैं। फिर हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे भी इसमें बराबर बने रहते हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस तरह से काम कर रही है उसकी बात करें तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति को, भाई इसके प्रति हमें रणनीति अपनानी है, तो यह AI फॉर ऑल के रूप में जाना जाता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो भारत की रणनीति है उसे किस नाम से जाना जाता है, AI फॉर ऑल। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से, क्या, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, प्रौद्योगिकियों या टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे केंद्रित है, मतलब इस पे आधारित है। मतलब हमें विकास करना है, ऐसा नहीं किसी सेक्टर का बहुत ज़्यादा विकास और किसी को बहुत पीछे रखना है, हमें सभी सेक्टर को बराबर रूप से आगे बढ़ाना है। फिर नीति आयोग इसके लिए क्या कार्य कर रहा है उसकी बात करें। पहले तो नीति आयोग की बात करें तो नीति का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। पहले तो नीति का पूरा नाम। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति नामक एक पेपर प्रकाशित किया है। क्या, राष्ट्रीय रणनीति या नेशनल स्ट्रेटजी नाम का एक पेपर प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय रणनीति पेपर में नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों को उल्लेखित किया कि हम 5 क्षेत्र हैं जिनके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इंट्रोड्यूस या शामिल कर सकते हैं। जैसे एक तो हमारा है स्वास्थ्य, एक है हमारे कृषि, तीसरा है शिक्षा, चौथा स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और 5वां है ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। तो 5 सेक्टर है जिनके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को शामिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन। तो इसके लिए राष्ट्रीय एक रणनीति नाम का एक पर्चा छापा है किसने, नीति आयोग। फिर आता है नेशनल AI पोर्टल फॉर इंडिया, मतलब राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे पोर्टल की बात करें, नेशनल AI पोर्टल फॉर इंडिया। तो मई 2020 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया शुरू किया गया था। मई 2020 में क्या, भारत सरकार के द्वारा क्या, नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया शुरू किया गया था।
नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित ज्ञान साझा करने, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित ज्ञान साझा करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। तो इसके प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता कौन? नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं सुपेस की। सुपेस की बात करते हैं कानूनी शोध में न्यायाधीशों की सहायता के लिए, क्या कानूनी शोध करते हैं तो उसमें न्यायाधीशों की सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टल है सुपेस, क्या ये विकसित किया गया है। तो सुपेस किसके लिए विकसित किया गया है? ये कानूनी शोध में जो हमारे न्यायाधीश है इनकी सहायता के लिए क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टल सुपेस विकसित किया गया है। सुपेस की बात करें तो सुपेस का पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, मतलब हिंदी में देखें तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये नाम सुपेस। फिर आता रेज 2020, क्या रेज 2020 की बात करें RAISE, तो रेज का पूरा नाम है रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, क्या रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, हिंदी में देखें तो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसका हिंदी और अंग्रेजी में नाम है। ये जो हमारे रेज 2020 नीति है, ये रेज 2020 के नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मैती है इसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ऑनलाइन मेगा इवेंट था, मेगा इवेंट, इसको क्या नाम दिया? रेज 2020। 2020 के अंदर एक रेज नाम का एक इवेंट लॉन्च किया गया था। ये किस किस के द्वारा चलाया गया था? नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात करें MOEI&IT, मतलब जो इसको पूरा नाम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसके द्वारा AI के लिए क्या कार्य किया गया है? तो इन्होंने रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या है? रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। तो रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य युवा छात्रों को नए ज़माने की जो तकनीकी मानसिकता है, या युवा छात्र हैं इनको नए ज़माने की तकनीकी मानसिकता और प्रासंगिक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल है इसके माध्यम से सशक्त बनाना है। तो ये हमारे किसने लॉन्च किया? मैती का मतलब है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आता है हमारा ग्लोबल AI रिपोर्ट 2019। क्या ग्लोबल AI रिपोर्ट 2019 की बात करें तो ये क्या कहते हैं? हमारे AI इंडेक्स के बारे में बताती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स के बारे में बताती है। तो ग्लोबल AI रिपोर्ट 2019 से भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम कर रहे जो वैज्ञानिक है, ये विशेषज्ञ, इनकी संख्या के मामले में दुनिया में 90 स्थान पे था। क्या दुनिया में क्या 90 स्थान पे था हमारे जो ग्लोबल AI रिपोर्ट 2019 के अनुसार। ग्लोबल AI रिपोर्ट 2019 में विश्व में 3 सबसे ऊपर के देश, क्या सबसे ऊपर के 3 देश कौन कौन से? अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। क्या अमेरिका, चीन और ब्रिटेन क्या वो सबसे ऊपर के देश थे। फिर GPAI की बात करें, GPAI मतलब GPAI का पूरा नाम है अंग्रेजी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI का पूरा नाम क्या है? हमारे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी। तो बात करें तो जून 2020 में भारत क्या GPAI का सदस्य बना था। जून 2020 में क्या भारत GPAI का सदस्य बन गया था, जून 2020 में। फिर आता है USIAI। बात करें USIAI की बात करें इसका पूरा नाम है US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या है? US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हिंदी में कहें तो US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ही कहेंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? भारत और अमेरिका के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंध को बढ़ाने के लिए US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पहल की शुरुआत की गई। क्या US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पहल की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में हमारे इंडिया AI प्लान आता है। क्या इंडिया AI प्लान की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने के लिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। क्या भारत ने एक मेगा प्लान तैयार किया है जिसे इंडिया AI कहा गया है।
इसमें 7 विशेषज्ञों का एक समूह बनाया गया है। इसमें क्या 7 विशेषज्ञों का एक समूह बनाया गया है। इस समूह में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है, जिसमें कुछ खास बातें कही गई थी, जिनमें कुछ खास बातें हैं उनके बारे में देखें। तो भारत क्या अगले 2 साल में AI की मदद से GDP में 40 लाख करोड़ का योगदान प्राप्त करेगा। भारत क्या है अगले 2 साल में AI की मदद से GDP में 40 लाख करोड़ का योगदान प्राप्त करेगा और 2035 तक यह आंकड़ा कितना 80 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस समूह की बात करें तो इस समूह ने 5 साल में 725 AI स्टार्टअप शुरू करने और 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को गवर्नेंस, हेल्थ केयर और कृषि के लिए मौलिक शोध, तकनीकी विकास पर फोकस करने। तो आप देखेंगे जो मौलिक शोध और तकनीकी विकास पर फोकस करना है किन सेक्टरों के लिए, हमारे गवर्नेंस, हेल्थ केयर और कृषि, इन 3 सेक्टरों के लिए क्या है मौलिक शोध, तकनीकी विकास पर फोकस करने और 24,500 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का सुझाव दिया है। कितने 24,500 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का सुझाव दिया है। AI आधारित चिप बनाई जाएगी जिसे सरकार क्या PPP मॉडल पर तैयार करेगी। क्या AI आधारित चिप बनाई जाएगी जिसे सरकार क्या PPP मॉडल पर तैयार करेगी, जो कृषि और स्वास्थ्य में उपयोगी होगी, जो क्या हमारे कृषि और स्वास्थ्य में उपयोगी होगी। बात करें दुनिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यक्तिगत डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव भी दिया गया है। भारत के इसने क्या दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यक्तिगत डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया है। तो इस तरह में उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। किसने, इंडिया AI प्लान है उसके अंदर क्या है ये बहुत सारे सुझाव दिए थे, जिनमें कुछ सुझाव ये थे। फिर एक परीक्षा में एक सवाल भी आ सकता है, जो एक शब्द आता है जनरेटिव AI। जनरेटिव AI क्या है? जनरेटिव AI का आशय एक प्रकार की ऐसी बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है, जो ऐसे नए कंटेंट या डेटा का सृजन कर सकती है, जो क्या ऐसे नए कंटेंट या डेटा का सृजन कर सकती है जो मानव निर्मित कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज या म्यूजिक है उससे थोड़ा मिलता जुलता ही हो, क्या उससे मिलता जुलता एक नए कंटेंट या नए डेटा का सृजन कर सकती है। और ये बड़ी मात्रा में डेटा सेट में सीखने के क्रम में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके सीखे गए पैटर्न और नियमों के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं ये क्या क्या कार्य करेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा सेट ये क्या करेगा, बड़ी मात्रा में डेटा सेट में सीखने के क्रम में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करेगा। जो मशीन होती है, मशीन में क्या न्यूरल नेटवर्क होता है, उसका उपयोग करके सीखे गए जो पैटर्न है और जो नियम है या सीखे गए पैटर्न और नियम, इनके आधार पर आउटपुट उत्पन्न करने का कार्य करती है। इनके आधार पर क्या आउटपुट उत्पन्न करने का कार्य करती है। फिर लोकप्रिय जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐप्स प्लेटफॉर्म के उदाहरण बात करें तो लोकप्रिय क्या जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स या प्लेटफॉर्म की बात करें कौन कौन से। एम्पर संगीत, पहले से मौजूद नमूनों से नए संगीत ट्रैक बनाना। ये क्या करता है, एम्पर संगीत क्या करता है, जितने भी पहले से मौजूद नमूने हैं उनसे यह क्या नया संगीत ट्रैक बनाने का काम करता है एम्पर संगीत। AIVA विभिन्न संगीत शैलियों को मिश्रित करने के लिए क्या विभिन्न संगीत शैलियों को मिश्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। फिर डीप ड्रीम जनरेटर, ये क्या है अवास्तविक स्वप्न जैसे छवियां बनाने के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। फिर डेल E2 ये पाठ वितरण में छवियां बनाता है, क्या पाठ वितरण में क्या छवियां बनाता है। और चैट GPT के बारे में तो सारी दुनिया ही जानती है। अब जनरेटिव AI तो आ गई, अब जनरेटिव AI से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो जनरेटिव AI के लाभ देखें। पहला लाभ आता है कंटेंट का सृजन। जनरेटिव AI के विभिन्न प्रकार के कंटेंट जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, इसके स्वचालित सृजन को सक्षम बनाती है। क्या करती है, इसके स्वचालित सृजन को सक्षम बनाती है। इसमें विज्ञापन, मनोरंजन और मार्केटिंग जैसे जो उद्योग है, उद्योगों के लिए कंटेंट है तैयार करने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आएगी। तो इसमें क्या विज्ञापन, मनोरंजन और मार्केटिंग जैसे उद्योगों के लिए कंटेंट तैयार करने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आएगी। व्यक्तिकरण की बात करें तो जनरेटिव AI का उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और व्यवहार का विश्लेषण करके, तो जनरेटिव AI का उपयोग किस में करेंगे, उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और व्यवहार का विश्लेषण करके उसके अनुरूप अनुशंसाओं, उत्पाद सुझाव और अनुकूलित कंटेंट का निर्माण कर सकती है। उसी के अनुरूप क्या है, अनुशंसाओं, उत्पाद सुझाव और अनुकूलित कंटेंट का निर्माण कर सकती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा मिलेगा। फिर रचनात्मक सहायता की बात करें तो जनरेटिव AI उपकरणों का उपयोग, क्या जनरेटिव AI उपकरणों का उपयोग कलाकार, डिजाइनर
और लेखकों के विचार सृजन और नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्रिएटिव ब्लॉक को दूर करने में किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? इसके पता लगाने के लिए क्रिएटिव ब्लॉक है उसको दूर करने में किया जा सकता है। फिर डेटा संवर्धन की बात करें तो मौजूदा डेटा सेट के संवर्धन के लिए मौजूदा डेटा सेट के संवर्धन के लिए सिंथेटिक डेटा उत्पन्न किया जा सकता है। तो मौजूदा डेटा सेट के संवर्धन के लिए सिंथेटिक डेटा उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे मशीन लर्निंग प्रोग्राम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जिससे क्या होगा? मशीन लर्निंग मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। फिर समस्या समाधान की बात करें तो इसका अनुप्रयोग समस्या समाधान में किया जा सकता है, जैसे नए दवा यौगिकों का निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स का अनुकूलन, कुशल डिजाइन तैयार करना। तो इन सब चीज़ों के अंदर किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग। यह जनरेटिव एआई है, इसका उपयोग। फिर वर्चुअल कैरेक्टर या एजेंट, वर्चुअल असिस्टेंस, चैटबॉट्स, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी, इन क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है। जो हमारा जनरेटिव एआई है इसका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जनरेटिव एआई है इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो इसकी कुछ चुनौतियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि जनरेटिव एआई की क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला आता मतिभ्रम। ये ऐसी त्रुटियां हैं, ये ऐसी कमियां हैं जिनको एआई प्रणालियों के द्वारा दोहराया जा सकता है। कि बहुत बार गलतियां हो जाती है तो एआई प्रोग्राम क्या उनको बार बार दोहरा सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तर देने के लिए डेटा और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। इनको यदि प्रशिक्षण गलत मिले तो ये क्या मतिभ्रम जैसी चीज़ें कर सकती है। फिर डीपफेक, ये सिंथेटिक मीडिया का एक रूप है जिसे जनरेटिव एआई का उपयोग और मौजूदा इमेज, वीडियो या ऑर्डर में हेरफेर करके निर्मित किया जा सकता है। डीफेक्ट की बात करें तो ये सिंथेटिक मीडिया का एक रूप है जिसे क्या जनरेटिव एआई का उपयोग के द्वारा मौजूदा जो कोई इमेज है, वीडियो है या ऑर्डर है उसमें हेरफेर करके निर्मित किया जा सकता है। फिर डेटा गोपनीयता, तो डेटा गोपनीयता की बात करें तो जनरेटिव एआई मॉडल के तहत उपयोगकर्ता के डेटा को उनकी सहमति और जानकारी के बिना इकट्ठा किया जा सकता है। क्या है? जनरेटिव एआई मॉडल के तहत क्या उपयोगकर्ताओं के डेटा को उनकी सहमति और जानकारी के बिना इकट्ठा किया जा सकता है। फिर आता हमारे साइबर सुरक्षा और कॉपीराइट संबंधी मुद्दे तो होते ही हैं। क्या साइबर सुरक्षा और कॉपीराइट संबंधी मुद्दे तो होते ही हैं। अब बात करते हैं इस प्रकार जनरेटिव एआई क्या है। इस प्रकार जनरेटिव एआई एक प्रभावशाली, व्यापक महत्व की प्रौद्योगिकी है और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर विकल्प है। इसलिए इस प्रकार जनरेटिव एआई का एक प्रभावशाली और व्यापक महत्व की टेक्नोलॉजी है और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर विकल्प होगा। फिर आता आईसीईटी। अब आईसीईटी की बात करें, ये क्या है? ये है हमारे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्या इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी घोषणा भारत और अमेरिका के द्वारा मई 2022 में की गई थी। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत और अमेरिका के द्वारा मई 2022 में की गई थी और आधिकारिक तौर पे इसको जनवरी 2023 में शुरू किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था। इसके नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के द्वारा किया गया है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के द्वारा किया गया है। इसके फोकस क्षेत्रों की बात करें, ये किन किन क्षेत्रों पर फोकस करेगा? पहला क्षेत्र हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान सहयोग। दोनों देश हमारे अमेरिका और भारत क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान सहयोग करेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा स्टार्टअप सहयोग। या रक्षा प्रौद्योगिकी और जो हमारा रक्षा स्टार्टअप है उसमें सहयोग करेंगे। 5G 6G टेक्नोलॉजी उसको उन्नयन के लिए सहयोग करेंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ानों में सहयोग, अर्धचालक और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में सहयोग करेंगे। किसमें? जो हमारे सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है उनके चिप निर्माण में भी सहयोग किया जाएगा। और छठा हमारा क्षेत्र आएगा हमारा नवप्रवर्तन, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें। तो इस तरह हमारे आईसीईटी क्या है? अमेरिका, यूएसए और भारत के बीच में एक सहयोग है जो हमारे जनवरी 2023 में लागू हुआ था। 6 क्षेत्र हैं खास जिनमें इन पे काम किया जाएगा, फोकस है। कौन कौन से? नवप्रवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र, सेमीकंडक्टर के चिप के निर्माण करना, मानव अंतरिक्ष उड़ान, 5G 6G तकनीक उन्नयन, रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा स्टार्टअप और आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस अनुसंधान में सहयोग। फिर आता हमारे एक चीज़ आती है, कौन सी? द बैलेचले डिक्लेरेशन। बैलेचले डिक्लेरेशन की बात करें, ये क्या है? बैलेचले डिक्लेरेशन भारत सहित 28 देशों ने क्या ये जो डिक्लेरेशन है भारत सहित 28 देशों ने 1 नवंबर 2023 को इंग्लैंड में हस्ताक्षर किए थे। और यह घोषणा क्या? बुद्धिमत्ता के खतरों को देखते हुए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके खतरों को देखते हुए मानव केंद्रित, भरोसेमंद और सुरक्षित
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुनिश्चित करने के लिए समावेशी तरीके से एक साथ काम करने का संकल्प है। जिसमें क्या है, इंग्लैंड में एक साइन किया गया, सारे देश थे 28 देश, इन्होंने मिलकर एक साइन की संधि, एक तरह की संधि है, डिक्लेरेशन है, द बैलेचलर डिक्लेरेशन, जिसमें यह कहा गया कि हमें समावेशी तरीके से एक साथ संकल्प लेकर काम करना है कि हमें सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चाहिए। कैसी सुरक्षित, भरोसेमंद और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चाहिए। फिर आता हमारा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन। क्या था? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन की बात करें तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शक्ति के माध्यम से भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शक्ति के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्या करना है? सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। बात करें इसकी तो यह मिशन क्या है, नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह मिशन क्या, नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया और अब इसका क्रियान्वयन MeitY MEITY मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है। तो शुरुआत तो इसकी किसने की थी? नीति आयोग ने। और कार्यान्वयन कौन कर रहा है? MeitY। मुख्य उद्देश्यों की बात करें इसके तो AI को समावेशी विकास के लिए उपयोग करना, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, इनमें भारत को AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना, AI रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देना, AI टैलेंट डेवलपमेंट मतलब शिक्षा ट्रेनिंग, AI एथिक्स, डेटा प्राइवेसी का पालन सुनिश्चित करना। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे इसके। अब इसके द्वारा कौन कौन सी पहल की गई, प्रमुख पहलों की बात करें तो ये क्या करेगा, 6 तो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा AI के, जो कहाँ IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, ऐसे करके 6 जगह पे हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। रेस समिट 2020 से चली रही है। रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां भारत ने AI पर नीति, नवाचार और शोध में सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत ने क्या किया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पे भारत ने AI पर नीति, नवाचार और शोध में सहयोग को बढ़ावा दिया है। फिर आता है एरावत की बात करें तो यह AI रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसाइमुलेशन प्लेटफॉर्म। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़े स्तर पे AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। जो क्या है, बड़े स्तर पे AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह आज का लेक्चर हमने देखा किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर एक लेक्चर देखा, जिसके माध्यम से हमने सब कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।